आप सभी को नमस्कार। आदरणीय दुर्गेश्वर सर अपना माइक बंद कर लेंगे। सभी मित्र अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आज अपने 1303वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हम बाल प्रहरी की इस ऑनलाइन पटल पर लगभग 35-36 से अधिक विधाओं पर बच्चों के साथ बात करते हैं। और आज हम साक्षात्कार पर हमने बहुत समय बाद दिया है। शुरुआती दौर में कुछ बच्चों ने साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन इधर बहुत समय से, यानी 2-3 साल के मतलब बहुत समय के बाद हम इस विधा पर काम कर रहे हैं। तो आज के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य है डाइट चमोली में। आपका आशीर्वाद हमको ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिलता रहा सर। और हमारे इस पटल पर आज के साक्षात्कार लेने वाले होंगे, हमारे साथी होंगी हमारी दोस्त जो कि असम से हैं। और इस कार्यक्रम में वो हमेशा जुड़ती रही हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने दोस्त का। और आज के इस कार्यक्रम में जो कि साक्षात्कार कार्यक्रम है, चिन्मयी शर्मा जी को मंच सौंपता हूं। उससे पहले सभी मित्रों का एक बार स्वागत करता हूं। आदरणीय आकाश शाश्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डाइट प्राचार्य डीडी हाट आदरणीय भास्करानंद पांडे जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपको प्रणाम है सर। और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त चिन्मयी शर्मा जी को। चिन्मयी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है वहां? हाँ बिल्कुल, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपकी आवाज आ रही है। आज के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप इस साक्षात्कार में अपनी बात रखेंगे। और ये अच्छा लगा कि आप गैर हिंदी भाषी क्षेत्र की रहने वाली और आप बहुत अच्छा हिंदी हमारे इस पटल पर बोलती हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। स्वागत है दोस्त। धन्यवाद सर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमन करते हुए मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 9 की छात्रा, शंकरदेव विद्या निकेतन पुण्यगोदाम, नगांव, असम से सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज एक बाल प्रहरी का 1303वां ऑनलाइन कार्यशाला है। इस बतौर में बाल प्रहरी के सभी मित्रों, सभी गुरुजन, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक, नवज्योति से उद्भाषित छात्र छात्राएं, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और यह सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय उदय कराला सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी का इस मंच पर स्वागत करते हुए आज यह पटल साक्षात्कार कार्यशाला के रूप में घोषित है। आज हम सभी हमारे अति आदरणीय आकाश शाश्वत सर जी के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। वे रोज हमारे पटल से जुड़ते हैं और हमारे छात्र छात्राओं को आशीष वचन, अपने मधुर आशीष वचन से प्रेरित करते हैं। उन्हीं के आशीष वचन से मैं भी प्रेरित हुई हूँ और आज बाल प्रहरी के कार्यक्रम में जुड़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से मैं जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं किस तरह से बाल प्रहरी में जुड़ी, एक बिल्कुल कम समय में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं असम से हूँ, एक गैर हिंदी भाषी राज्य असम से हूँ मैं। और हमारे स्कूल में हिंदी का प्रचलन उतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो हमारे स्कूल में हिंदी कहानी वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह हमारे स्कूल आयोजक थे और यह प्रतियोगिता नगांव गर्ल्स कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया था। तो वहाँ की शिक्षिका थी मनिका शैकिया मैम, डॉक्टर मनिका शैकिया मैम। उन्हीं के जरिए मुझे बाल प्रहरी के पटल से जुड़ने का अवसर मिला। जब कहानी वाचन प्रतियोगिता चल रही थी तब हमारे अति आदरणीय बाल मित्र उदय कराला सर जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो डॉक्टर मनिका शैकिया जी मैम के जरिए मुझे उनका नंबर मिला और इसी तरह बाल प्रहरी पे मैंने अपना पहला कदम उठाया। मैं बाल प्रहरी के देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला मेरी पहली कार्यशाला थी और इस कार्यशाला में मैंने एक देशभक्ति गीत गाई थी और उसी से मैंने
हमारे मेरे अति आदरणीय गुरुजन आकाश सारस्वत सर, श्याम पलट पांडे सर, अशोक नेगी सर और तथा उदय करौला सर, मैंने सभी से आशीष वचन लिया, सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बाल प्रेरी की यह कार्यशाला करने में बहुत अच्छा लगता था। तो सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और गुरुजन को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए कार्यशाला को प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़ती हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय सारस्वत सर को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। आपका बहुत-बहुत आभार, व्यक्तिगत तौर पर भी आपका बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे अपने आशीष वचन से बहुत प्रेरित किया और गैर हिंदी भाषी होने के नाते मुझे हिंदी अच्छे से नहीं बोलने आती थी और आपने आशीर्वाद दिया, आप भी हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं हर कार्यशाला में, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आज आप सभी की कृपा से मैं हिंदी में अपनी दखल अच्छे से कर पा रही हूँ, तो आप सबका बहुत-बहुत आभार। तो इसी कड़ी में मैं हमारे आदरणीय आकाश सारस्वत जी को प्रणाम करती हूँ। सर क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। खुश रहो, आनंदित रहो प्रिय चिन्मयी। धन्यवाद सर। तो कार्यशाला को प्रारंभ करती हूँ। आपके प्रति मेरी चरण स्पर्श प्रणाम। जैसा कि हम सबको पता है, आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आपके परिचय का कोई मोहताज नहीं। आप प्रतिदिन हमारे बाल प्रेरी की कार्यशालाओं से जुड़ते हैं। सभी बच्चों को आशीष वचन देते हैं, उन्हें प्रेरणादायक बातों से उनके मन को मोह लेते हैं। सभी दर्शक आपके आशीष वचन देखते हैं और आपसे भी प्रेरणा लाभ करते हैं। हमारे इस पटल पर आज कई नए दर्शक जुड़े हुए हैं, जिनको आपके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। तो मैं उनके लिए अगर आप अपनी परिचय देंगे तो मेरे साथ हम सब आभार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद चिन्मयी। मैं आकाश सारस्वत, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, वर्तमान में प्राचार्य डाइट चमोली। धन्यवाद सर। 1998 लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित शिक्षा विभाग में और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए, चाहे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, और विशेषज्ञ उपराज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा से लेते हुए वर्तमान में चमोली में पदस्थ हूं। धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपका परिचय पाकर हम सभी पुलकित हुए। अब मेरी ये पहली कार्यशाला है, साक्षात्कार कार्यशाला, तो मैं पहली बार के लिए मुझे अवसर मिला है आपके साथ कुछ विशेष तरीके से बातें करने का। मुझसे अनेक चूक हो सकती हैं, तो कृपया आप सभी गुरुजन उन भूल-चूकों को मुझे दर्शन देकर, सभी भूल-चूक को मेरी दिखाकर आप लोग मुझे आगे बढ़ाएँ। इसी कड़ी में आगे बढ़ती हूँ। हर व्यक्ति का जीवन में एक स्मरणीय घटना होती है, विशेषकर बचपन के समय में। बचपन के समय में हम बच्चे विशेषकर हम बच्चों के बीच भी ऐसी बहुत स्मरणीय घटनाएँ होती हैं जो उस घटना के घटने के बाद भी, कुछ साल बाद भी हमारे मन को पुलकित कर देते हैं। उन्हें याद करके हमारे मन में एक हँसी-सी आ जाती है। तो सर, आपकी भी ऐसी कोई बचपन की यदि कोई रोचक घटना हो, तो कृपया हम सभी के साथ शेयर करें। प्रिय चिन्मयी, घटनाएं तो बहुत हैं जब हम घटनाओं की बात करते हैं, लेकिन जब विशेष रूप से किसी घटना की बात करते हैं तो बहुत पुरानी बात है। हो सकता है कक्षा 6 या 7 की हो। उस समय हमारे विद्यालय में, जो हमारे गांव में ही अवस्थित था, RSK इंटर कॉलेज, वहां पर मैं अध्ययनरत था और विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही थी और
मेरा बड़ा सिद्धांत रहा है पहले से ही, मात्र परीक्षा अवधि में ना तो मैं किसी की मदद लेता था और ना किसी को मदद देता था। सिर्फ परीक्षा काल में। परीक्षा काल के इतर आपस में सभी सहयोग से मिलजुल कर काम करते थे। तो एक हमारा मित्र था, उससे कुछ अपेक्षा रही, कुछ मालूम करने की। और होता क्या है, इस अपेक्षा के कारण कभी-कभी हम अपने प्रश्नों का उत्तर भी गलत कर देते हैं। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वीक होता है, तो हम अपने सही उत्तर को काट कर भी गलत कर देते हैं, ऐसा मानते हुए कि दूसरे ने सही लिखा है। जबकि मेरा सिद्धांत दूसरा था कि गलत है या सही है, जैसा भी है, उसका सिर्फ लाभ मुझे ही मिले, ना किसी को लाभ हो ना हानि हो। तो उसने कुछ अपेक्षा की, कई बार कोशिश की जानकारी लेने की, लेकिन जब मैंने उसको रेस्पॉन्स नहीं किया तो वो बड़ा दुखी हुआ और कई महीनों तक बोला नहीं। मुझे आज भी उस घटना को देखकर, सुनकर, याद करके हंसी आती है कि वो बोला ही नहीं। हमने पूछा भी क्या बात हुई, कहने लगा भाई आप तो बड़े मतलब परस्त हो। हमने क्या मतलब परस्ती की बात है? बोले मैंने थोड़ी सी मदद मांगी थी और आपने तो मेरी मदद ही नहीं की। तो मैंने उसको बोला जब तुझे पता है कि मैं परीक्षा काल में ना किसी से कुछ पूछता हूं ना बताता हूं, तो पूछना ही नहीं चाहिए। तो बाद में उसको गलती का एहसास हुआ और आज जब हम उम्र के इस पड़ाव पर आए हैं, तो इस घटना को याद करके उसे भी हंसी आती है, हमें भी हंसी आती है, जबकि वो तब भी हमारा मित्र था और आज भी मित्र है। तो थोड़ा सिद्धांत वाली बात बचपन से ही रही और जिसका लाभ हमें आज तक मिलता रहा। हाँ, चिन्मय। धन्यवाद सर, ये जानकर बहुत खुशी हुई आपकी बचपन की यह घटना। असल में मेरे बचपन की भी ऐसे परीक्षा से संबंधित ऐसी बहुत घटनाएँ होती हैं। मैं भी किसी को नहीं सिखाती, कुछ भी नहीं दिखाती। अगर कॉपी दूसरे लोग कॉपी दिखा देते हैं, मेरे जो बगल में जो बैठे होते हैं, वो लोग कॉपी दिखा देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं दिखाती। मुझे रोज़ गालियाँ सुनती पड़ती है कि तुम कॉपी क्यों नहीं दिखाती? और मैं नहीं दिखा सकती, परीक्षा होती है। तो इसी बीच में बहुत बहुत से मेरे मित्रों के साथ दुश्मनी भी कभी-कभी हो जाती है और कभी-कभी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में ऐसे ही पल हमेशा उन्हें पुलकित कर देते हैं, उन्हें उम्र के मतलब हाईएस्ट जो पड़ाव होते हैं तब भी उन्हें ऐसी घटनाएँ याद आकर वे हँस उठते हैं। जैसे माँ से छुड़ाकर, अपनी परिवार से छुड़ाकर कुछ खाना, किचन में जाकर थोड़ी-सी छना दबाना, ये सब हमारे बचपन की एकदम कॉमन घटनाएँ हैं कुछ। तो धन्यवाद सर, आपकी बचपन की यह याद सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के तौर पर हमें पता है आप शिक्षा विभाग के एक अधिकारी हैं। तो मेरा भी मन है कि शिक्षा विभाग के क्षेत्र में मैं भी आपकी तरह एक अधिकारी बनूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही शिक्षा के प्रति एक आकर्षण है और शिक्षा विभाग के जो हमारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, मुझे उनसे बहुत लगाव है और उनके ज्ञान का जो भंडार है वो मुझे मतलब जब मैं उन्हें एहसास करती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यही लोग हमारे जीवन को आलोक प्रदान करते हैं, हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो मैं भी शिक्षा विभाग के क्षेत्र में कर्मरत होकर अ, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो इस कड़ी में अगर शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी बनना हो, तब प्रकृति में क्या करना चाहिए? मतलब क्या-क्या हम एक छात्र के रूप में हमें क्या-क्या अपने एफर्ट्स देना चाहिए? दरअसल सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और जी, जो आपके स्टेट की नीति के अनुसार जो भी रहता है वो प्राप्त करनी होगी, चाहे हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, चाहे हम बीएड या और किसी की बात करें। हालांकि जब हमारा चयन हुआ था तो उस समय बीएड वगैरह की कोई अनिवार्यता नहीं थी, मात्र पीजी ही होना होता था और एक स्टेट की परीक्षा होती थी जिसमें बहुत सारे पदों पर चयन होता था। मेरी कभी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं शिक्षा विभाग में आऊं या शिक्षा विभाग में आऊंगा, तो ये भी माना जा सकता है कि मैं शिक्षा विभाग का
एक्सीडेंटल ऑफिसर हूं, जो अपने आप बिना इच्छा के आवंटित हुआ शिक्षा विभाग, काम करना शुरू किया और फिर काम में रम गए। तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी हमें जीवन में दायित्व मिले, हम उस दायित्व को निष्ठा और कर्मठता से पूरा करें। ये सबसे बड़ी भावना होनी चाहिए, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे अन्य कोई विभाग हो। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि यदि हम कर्मठता और ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें धारा के विपरीत ही तैरना होगा, क्योंकि ये आज की दृष्टि में यदि देखा जाए कली काल के बहुत बड़े दुर्गुण हैं और ये बड़े महंगे शौक भी हैं जो हर एक किसी के बस की पालने नहीं है। इन शौकों को जो पालेगा वो निश्चित रूप से समय समय पर उसको सैक्रिफाइस भी करने पड़ेंगे। तो मजबूती से आगे बढ़ने के लिए, समाज समुदाय से कुछ करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, समुदाय को मजबूत बनाने के लिए, यदि हम राज्य के सेवा में हैं तो हमें कुछ ज्यादा करना होगा। और एक तरीके से जैसे हम धारा के विपरीत तैरते हैं वैसी ही स्थिति होती है, लेकिन इसमें जो असीमित आनंद, लोगों का प्रेम, लोगों का जो सम्मान मिलता है, निश्चित रूप से वो अतुलनीय होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी और जो उसके लिए भी आपके राज्य में परीक्षा आयोजित होती है उसको आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तभी आप शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग में कोई बड़े दायित्व के लिए अधिकृत हो पाएंगे। जी, धन्यवाद सर। आपसे यह बात जानकर बहुत अच्छा लगा, हम बड़ी खुश हुए। तो आपने कहा है कि जीवन में जो भी दायित्व मिले उसे निष्ठा के ज़रिए पालन करना चाहिए, उसे अपने सारे एफर्ट्स देने चाहिए और उसे कभी भी नकारना नहीं चाहिए। हमें हमेशा उस दायित्व का पालन करना चाहिए। ये सच है, हमारे छात्र जीवन में यह प्रतिफलित होता है। आपने जो उक्ति कही, हमारे छात्र जीवन में ये प्रतिफलित होता है। तो आपसे जानकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं बच्चों के स्कूल के प्रसंग में। तो आजकल के बच्चों को जब भी देखती हूँ या फिर अगर अपनी बात भी कहा जाए तो स्कूल में बच्चों को भारी बैग उठाकर ले जाना पड़ता है। भारी बैग में किताब हो, टिफिन हो, बॉक्स हो, पेंसिल हो, जितने भी जो भी हो, एकदम भारी सा बैग उठाकर ले जाना पड़ता है। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 7 बजे या फिर 6 बजे से ही ट्यूशन, उसके बाद 9 बजे से या फिर 10 बजे से स्कूल और उसके बाद फिर से आफ्टरनून को भी उनको ट्यूशन करना पड़ता है। तो ये जो व्यस्त जो एक छात्र की जो जीवन है, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक ट्यूशन, स्कूल, इन्हीं में व्यस्त रहना पड़ता है। तो उन्हें इसके ज़रिए विश्राम तक का भी समय नहीं मिलता। मैं खुद के बात अगर कहूँ तो मुझे विश्राम की समय नहीं मिलता, फिजिकल एक्टिविटीज़ की समय नहीं मिलता और स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, इन्हीं 3 बीचों में हम जैसे आवर्तित हो गए हैं। हमें इन तीनों चीज़ों के अलावा हमें कुछ नहीं आता और मतलब जैसे स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क, यही हमारे जीवन की धारा है। कुछ ऐसा हो गया है और जिसके फलतः बच्चों के बीच खेल कूद आदि बिल्कुल कम हो गए हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गए हैं। खेल कूद क्या है? कुछ दिनों बाद ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कुछ दिनों बाद बच्चे पूछेंगे खेल कूद क्या है? हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, वे पढ़ाई ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो खेलकूद भी हमारे लिए जिस प्रकार पढ़ाई हमारे लिए जिस प्रकार इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार खेलकूद भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेलकूद के बिना हमारा शारीरिक विकास नहीं हो सकता। दिमागी विकास हो सकती है लेकिन शारीरिक विकास कभी नहीं हो सकता। तो आजकल बच्चे इन्हीं पढ़ाई, ट्यूशन, इन्हीं में व्यस्त रहते हैं और उन्हें खेलने तक का समय नहीं मिलता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही तुमने चिन्मयी। दरअसल अभिभावकों की महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर भारी पड़ती चली जा रही हैं। अधिकांश अभिभावक जीवन में जो कुछ नहीं कर पाते वो इच्छा करते हैं उनके बच्चे करें और उनकी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति करें। उसके लिए वो नासमझी में बच्चों का बचपन छीनते चले आ रहे हैं। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। जबकि हम भाषण बहुत अच्छा देते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है,
हुँ, और जब खेल-कूद नहीं होगा, व्यायाम नहीं होगा, तो कहाँ से शरीर स्वस्थ होगा और कहाँ से स्वस्थ मस्तिष्क होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हम बस्ते की बोझ की बात करते हैं, तो बस्ते में पाठ्य पुस्तक के अलावा सहायक पुस्तकें, ये पुस्तकें, वो पुस्तकें, मतलब यदि देखा जाए तो बच्चे को एक भविष्य में कुली बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सामान ढोएगा। बड़ी खतरनाक स्थिति है। हालांकि कुछ सरकारें इसमें बस्ते का बोझ नियत कर रही हैं, लेकिन उसका भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, जब हम पढ़ते थे उस समय ट्यूशन का कोई नाम नहीं होता था, और ट्यूशन कमजोरी का प्रतीक माना जाता था। जो बच्चा जिस विषय में कमजोर है वो उस विषय का ट्यूशन पढ़ता था। अर्थात ट्यूशन पढ़ने वाले को कमजोर बच्चा माना जाता था कि वो अपनी कमजोरी दूर करने के लिए अतिरिक्त पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले करीब 2 दशक से 15-20 सालों से ट्रेंड बदला है। उसमें जो जितना ज्यादा पढ़ने में कुशाग्र है वो उतना ही ज्यादा ट्यूशन पढ़ता है, उतनी ज्यादा पढ़ाई करता है। ये बिल्कुल ट्रेंड उल्टा हो गया है। पहले जब ट्यूशन कमजोर बच्चे पढ़ा करते थे अपनी कमजोरी दूर करने के लिए, आज होशियार बच्चे पढ़ रहे हैं, कुशाग्र बच्चे पढ़ रहे हैं। और इतनी गलाकाट प्रतियोगिता है कि जब अब से 3 या 4 दशक पहले किसी बच्चे की प्रथम श्रेणी आती थी, अर्थात 60% अंक आते थे, तो पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे में एकदम शोर मच जाता था। बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से उस बच्चे को और उसके परिवार को देखा जाता था। और आज स्थिति यह है कि बच्चे 90%, 92% लाकर भी आत्महत्या कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके गार्जियन की अपेक्षा उनसे 99-100% की होती है। और जो मैंने पहले बात उठाई है कि अपने जीवन में जो कुछ नहीं कर पाते वो अपने बच्चों से उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इसी से बच्चों का बचपन छिनता चला जा रहा है। और बिल्कुल चिन्मयी सही कह रही है कि कुछ दिन बाद तो खेल कूद एक सपना हो जाएगा। हालांकि हम जब पढ़ा करते थे तब भी एक कहावत थी, देखो देखो कितना विरोधाभास है हमारे कथनी और करनी में। उस समय कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। उस समय, और उसके बावजूद भी खेलने कूदने को पर्याप्त समय था। उसके बावजूद भी पढ़ाई के इतर बहुत समय होता था, खेलने का, कूदने का, घूमने का, फिरने का, आस पड़ोस में बैठने का, अपने परिवारों में बैठने का, अपने अड़ोस पड़ोस में बैठने का बहुत समय था। और आज कहानी बदली है। आज तो ये है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे और भी बड़े नवाब। जब हम बहुत सारे खिलाड़ियों को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, अन्य खिलाड़ियों को देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत रत्न तक मिल गया क्रिकेट खेल खेल के। पढ़ाई लिखाई कोई खास नहीं, लेकिन क्रिकेट में उच्चतम प्रदर्शन किया, भारत रत्न मिल गया, बड़ी कम उम्र में मिल गया। देखो ऐसी ऐसी उपलब्धियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वास्तव में बच्चों के पास खेलने कूदने का समय कम है, घूमने फिरने का समय कम है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब ऐसा एक असंतुलन हो गया है। और उसी का परिणाम है कि बच्चों की मानसिक दशा ऐसी होती जा रही है कि बहुत सारे हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, जो प्रतिस्पर्धा की तैयारी कराते हैं, कोटा राजस्थान जैसे, वो आत्महत्या के केंद्र बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि बच्चा घर में रहता है, परिवार में रहता है, संवेदनशीलता के साथ रहता है, माँ का, पिता का, दादा का, दादी का, अन्य निकटवर्तियों का उसको संबल मिलता है, सहयोग मिलता है। लेकिन बाहर जाकर बच्चा अकेलेपन का शिकार हो जाता है, और सफलता न मिलने पर वो जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। ऐसे में अभिभावकों को समझना होगा और पर्याप्त संतुलन लेकर चलना होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अंकों की दौड़ में और जिंदगी की सफलता की दौड़ में कोई सीधे सीधे अंतर नहीं है, सीधे सीधे वो नहीं है मिलान, बहुत बड़ा अंतर है। वो ये नहीं है कि जिसके अंक ज्यादा आएंगे जीवन में सफल हो गई होगा। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो तृतीय श्रेणी में लगातार उत्तीर्ण हुए और आज बहुत अच्छे
उच्च प्रतिष्ठित अधिकारियों के पद पे कार्यरत है, और ऐसे ऐसे भी उदाहरण है जो शुरुआती दौर से बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे और वो जीवन में उतने ज्यादा सफल नहीं हो पाए, बहुत निचले स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो जिंदगी की दौड़ में और अंकों की दौड़ में कुछ ज्यादा साम्यता है नहीं, ये समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से इसमें गार्जियनों की काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है, जिससे कि बच्चों का बचपन लौटाया जा सके। हाँ चिन्मय। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें कही। हम सबको आजकल हमें अनुभव होता है कि कुछ क्षेत्रों में अभिभावक भी बच्चों को बहुत स्ट्रेस देते हैं कि तुम ये करो, तुम्हें 99% लाना होगा, 100% लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें मतलब ऐसी पर्याय तक चली जाती है कि तभी तुम्हें घर पर रहने को मिलेगा। मतलब ऐसी भी स्थिति पहुंच जाती है हमारे आजकल के समाज में। तो ये एक गंभीर विषय है। बच्चों का बचपन क्रमशः उनसे छीन लिया जाता है, छीन लिया गया है आज, और खेल-कूद भी उनकी कम हो रही है। और हमारे इस समाज में ऐसा समझा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, उन्हीं वही ट्यूशन लें। कभी-कभी जो स्टूडेंट किसी विषय पर कमज़ोर होते हैं, अगर वो ट्यूशन लें, तो उन्हें ट्यूशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। उन्हें एक अकेले बेंच पर बैठाकर जो टॉपर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उन्हें मतलब वो पढ़े या ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉपर्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुछ इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो इस विषय में शिक्षक-शिक्षिकाएँ, ट्यूटर्स तथा गार्जियंस को काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपने हमें बताया। तो हम सभी को इस क्षेत्र में पर्याप्त रूप से सावधान रहना चाहिए। तो आभार व्यक्त करती हूँ आपका, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें सारी बातें समझाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अभी आते हैं हमारे लोगों के प्रसंग में, जो बच्चों के प्रसंग में बहुत कुछ कह देते हैं, किसी बात के बिना जाने ही। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ाई के अलावा और कुछ पुस्तिकाएँ नहीं पढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों का यह मानना है कि अभिभावक उन पर बाधाएँ डाल रहे हैं कि तुम सिर्फ़ पाठ्य पुस्तकें पढ़ो, अन्य पुस्तकें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी पढ़ाई में बाधाएँ आएँगी। तुम हमेशा अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ो, जो आएगा परीक्षा में जो आएगा वही पढ़ो, वही याद करो, अन्य पुस्तकें तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ इस प्रकार की बातें अभिभावक अपने बच्चों से करते हैं। तो बच्चे यदि पढ़ना चाहें कि माँ मुझे ये पढ़ने दो, मुझे एक पुस्तिका पढ़नी है। हमारे असम में जितने भी पुस्तिकाएँ निकले थे बच्चों के लिए, वे सब अभी बंद हो गए हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, अभिभावक उन्हें पढ़ने ही नहीं देते। अभिभावक हमेशा बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पढ़ाई करो, इन सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सारे हमारे जो बच्चों के जो जो थे, जो पत्रिकाएँ थे, सभी बंद हो गए हैं। सभी के प्रकाशन बंद हो गए हैं। मैं भी कुछ पत्रिकाएँ पढ़ती थी, वे भी अभी बंद हो गए हैं, नहीं निकले हैं। तो इस स्थिति में बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो भी अभिभावक नहीं देते। तो मतलब ऐसा हो रहा है उनका जीवन कि पढ़ाई ही उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए अन्य कुछ पढ़ना उनके लिए निरर्थक है। पढ़ाई ही सब कुछ है, उन्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई कर ही उन्हें नवाब या फिर मतलब अमीर आदमी बनना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्थिति वर्तमान समाज में है अभिभावकों के मन में। तो इस विषय पर आप क्या जोड़ना चाहेंगे? हाँ, ये दरअसल बड़ा दुःख का विषय है कि बाल पत्रिकाएं और बच्चों से संबंधित साहित्य कम होता चला जा रहा है। और देखो, ये तो मार्केटिंग का समय है, जो जितना बिकेगा वो उतना ज्यादा छपेगा। और वास्तव में इसमें दो राय नहीं है, अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे पाठ्यक्रम के अंदर कुछ ना पढ़े, पाठ्यक्रम की पुस्तक और पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री ही वो पढ़े। जबकि वास्तविकता ये भी है कि यदि सर्वांगीण विकास करना है तो पाठ्यक्रम के इतर भी पुस्तकें पढ़नी होंगी। साहित्य की पुस्तकें पढ़नी होंगी, महापुरुषों के जीवन चरित्र आदि की किताबें पढ़नी होंगी, सामान्य ज्ञान की किताबें पढ़नी होंगी। लेकिन अभिभावक क्या चाहते हैं कि बच्चा पाठ्यक्रम की किताबें पढ़े, और वही एक जो 100% लाने का एक दबाव है वो काम कर रहा है। और इसी वजह से हमारी बाल पत्रिकाएं भी आज बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही हैं। पहले नंदन, चंपक,
जैसी पत्रिकाएं अच्छे खासी दिखाई देती थी, उस समय हम ये भी देखते थे कि कुछ इस तरह की पत्रिकाएं तो किराए पे मिलती थी, कुछ पैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन के हिसाब से। जो नहीं खरीद सकते थे 10, 15, 20 रुपए की पत्रिका, वो चवन्नी, अठन्नी के हिसाब से भी पढ़ लेते थे। और बहुत सारे बुक स्टॉल पे, पान की दुकानों पे, जगह-जगह वो सब रस्सी में लटका कर रख दी जाती थी। कॉमिक्स होते थे, चाचा चौधरी और बहुत सारे कॉमिक्स होते थे। तो बच्चे उनको भी पढ़ते थे, उससे उनकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती थी और जो निश्चित रूप से उनके पाठ्यक्रम में काम आती थी। जब वो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ते थे, अपना पाठ्यक्रम पढ़ते थे, तो अच्छी स्पीड से पढ़ते थे, गति तेज होती थी। लेकिन आज स्थिति उलट हो रही है, पाठ्यक्रम के भीतर कुछ देखा नहीं जा रहा है। ये निश्चित रूप से खतरनाक स्थिति है, इसमें अभिभावकों को समझना होगा। और जैसे हमने पहले भी कहा है, अभिभावक और शिक्षकों की काउंसलिंग की जरूरत है और समझ के विकास करने की बात है। हम अंकों की दौड़ की बात करते हैं, गला काट प्रतियोगिता की बात करते हैं, जबकि यदि हमारी समझ विकसित हो जाती है, हम कोई चीज समझने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से अंक भी बेहतर आते हैं। और अंक बेहतर आए ना आए, जीवन में हम बहुत सारी जो परीक्षाएं देते हैं, उनमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। और यदि हम मात्र पाठ्यक्रम तक ही रह जाते हैं, तो उसको किताबी कीड़ा कहा जाता है, वो दूसरी तरफ नहीं देख पाता है। और जो बड़े बड़े किताबी कीड़े होते हैं, वो सिर्फ शिक्षण में ही आ सकते हैं, बाकी प्रशासनिक सेवाओं में और अन्य सेवाओं में जाना उनके लिए टिपिकल होता है, क्योंकि वो अपने विषय के तो जानकार होते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान है और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें वो उतने पारंगत नहीं होते, तो उन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाते। और यदि हमें समाज परिवर्तन करना है, समाज की सेवा करनी है, तो निश्चित रूप से उससे पहले हमारा भी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जरूरी है। और वो आएगा पढ़ने से ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के लिखने से। जब हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं, पुस्तकालय संस्कृति के विकास से, जगह जगह पुस्तकालय हो, विद्यालय में जो पुस्तकालय है वो आम जनता के लिए खोले जाएं। और जब तक माता पिता नहीं पढ़ेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि बच्चे पढ़ें, तो ये कैसे संभव है? बच्चा तो वही कुछ करता है जो हमें देखता है, हमसे सीखता है। और हमारी कथनी करनी में एक रूपता का न होना हमारी पीढ़ी के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें काउंसलिंग की आवश्यकता है व्यापक स्तर पर, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। चिन्मयी, आगे बढ़ो। धन्यवाद सर, आपसे जानकर हमें अच्छा लगा। तो आपने जैसे बताया है कि आजकल पुस्तक पुस्तिकाएं लोग अवॉइड करते हैं, अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते। तो उनके पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, उनके अलावा उनकी अन्य पुस्तक पुस्तिकाओं में बहुत ही सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित विषय होते हैं, जो उनकी ज्ञान को और बढ़ाते हैं। जो ज्ञानवर्धक जो विषय होते हैं, मतलब अभिभावक उन ज्ञानवर्धक विषयों से बच्चों को दूर लेते आ रहे हैं, मतलब पाठ्यक्रम में ही निबद्ध कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। असल में अभिभावकों को भी समझना चाहिए। हमारे गाँव या फिर जो नगर के जो हमारी लाइब्रेरीज होते हैं, जो पुस्तकालय होते हैं, उन पुस्तकालयों के भी मतलब बंद ही हो गए हैं। हमारे गाँव की जो पुस्तकालय थी, वो भी बंद पड़ी हैं, क्योंकि कोई पढ़ने नहीं आता, कोई अपने बच्चे को भेजता ही नहीं कि पुस्तक पढ़ो। सिर्फ अपने पाठ्यक्रम के जो पुस्तकें हैं, उन्हीं के बीच उन्हें आवर्तित करते हैं। तो इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है अभिभावकों को, जैसा आपने बताया। और इसमें सावधानी भी बरतनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई ही नहीं, सभी दिशाओं में बच्चों को पारंगत होने की क्षमता चाहिए। सभी दिशाओं में बच्चों को मतलब नॉलेज रहना चाहिए बच्चों को, ताकि वे आगे चलकर किसी भी क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित कर सके। तो धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए
आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो ज़्यादा कठिन हो रही है, कठिन स्तर पर पहुँच चुकी है। तो आजकल जो विद्यार्थी होते हैं, उन्हें पुस्तक के जो लाइन्स होते हैं, उनसे ज़्यादा उन्हें नंबर लाने की भीड़ पड़ती रहती है। नंबर क किसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे कि मुझे 100 नंबर ही मिलना पड़ेगा, अगर उसे 99 नंबर मिल गए, तो मुझे 99 ही मिलना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मिलना पड़ेगा। कुछ ऐसे अंक को लेकर परीक्षा में जो हमें अंक मिलते हैं, उन्हीं को लेकर कुछ प्रतियोगिताएँ चलती हैं। तो अगर मैं अपनी क्षेत्र में बताऊँ तो हमारे क्लास में ही ऐसे भी बहुत प्रतियोगिताएँ चलती हैं कि अगर मुझे कोई ज़्यादा अंक मिले तो मतलब मेरे दोस्तों को या मतलब अच्छी नहीं लगती। मुझे कम नंबर मिलना पड़ेगा, कम अंक मिलना पड़ेगा। तो ऐसे क्षेत्र में अभिभावक भी क्या करते हैं बच्चों को स्ट्रेस डालते हैं कि तुम्हें उससे ज़्यादा नंबर लानी पड़ेगी, तुम्हें नंबर लाना ही पड़ेगा। तुम पाठ्य-पुस्तक पढ़ो या ना पढ़ो मतलब तुम्हें नंबर लाना पड़ेगा, 100 में से 100 नंबर लाना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ स्थिति होती है ऐसी जब अभिभावक उन पर स्ट्रेस डाल देते हैं, तब वो ऐसे तत्पर होते हैं कि हमें नंबर लाना ही पड़ेगा। हमें किसी प्रकार नंबर लाना पड़ेगा, परीक्षा में चीटिंग करते हुए भी हमें नंबर लाना ही पड़ेगा। तो ऐसी कुछ भाग-दौड़ चलती रहती है परीक्षा में अंक की प्राप्ति को लेकर। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दरअसल जो तुलनात्मक प्रवृत्ति है बड़ी खतरनाक है कि हमारे भाई के बच्चे के इतने अंक आए, हमारे मित्र के बच्चे के इतने अंक आए, तो यदि हमारे बच्चे के कम आएँगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हमारे बच्चे को उससे ज़्यादा अंक आना चाहिए। बच्चे पर प्रेशर होता है, वो जो दबाव होता है और उसी के कारण ये वातावरण भी खराब होता है, जिसमें हम सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई की बात करते हैं। जबकि हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है और अपना उसका एक रुचि होती है और इस सब के दृष्टिगत अंक आते हैं। लेकिन सब प्रक्रिया में तेजी देखना चाहते हैं, परिणाम परिणाम तो कोई नहीं रुकना चाहता। परिणाम के लिए तो 10-15 साल लगेंगे ना। क्या पता परिणाम तुम्हारा बेहतर आए, लेकिन नहीं, अभी तो अंकों की दौड़ है, गला काट प्रतियोगिता है। यदि हमारे मित्र रमेश के बच्चे के 90% आए तो हमारे के तो 95 आने चाहिए। फिर दूसरा सोचेगा इनके 95 आए तो मेरे 97 आने चाहिए, 98 आने चाहिए। जो अंकों की गला काट प्रतियोगिता है, अंकों की मारामारी है, इससे बचपन भी खो गया है, इसमें ज्ञान का स्तर भी कम होता जा रहा है और इसमें यदि देखा जाए तो शिक्षा की उन्नति नहीं अवनति ही हो रही है और अभिभावकों को ही समझना होगा क्योंकि इस सारी स्थितियों के लिए 100% अभिभावक और शिक्षक ही दोषी हैं और अब शिक्षक को इसलिए नहीं माना जा सकता, शिक्षक पे अपेक्षाएं होती हैं कि भाई तुम्हारे अंक क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारे बच्चों के अंक कम क्यों आ रहे। तो अभिभावकों को समझना होगा वो जबरदस्ती ना केवल अपने बच्चे के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध कर रहे हैं, अपितु उस पर इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं लाद रहे हैं कि वो उस पर दब जा रहा है, अपना नैसर्गिक प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें अभिभावकों की भूमिका ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर, आपसे ये बात हमने जानी। तो अभिभावक भी असल में आपने कहा है कि शिक्षा की उन्नति के बजाय अवनति हो रही है, तो सच में यह बात सच है, शिक्षा की अवनति हो रही है। जो एक श्रेणी कक्ष में जो पढ़ाई में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पढ़ाई अच्छे से आती है और जिनको नहीं आती है, जो कमज़ोर हैं, उन 2 साइड के बच्चों के बीच एक विभेद की सृष्टि किया जाता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम और आगे बढ़ो और उस ग्रुप के बच्चे को कहा जाता है जो कमज़ोर होते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम किसी प्रकार पास कर लो, कोई बात नहीं, तुम पास कर लो। मतलब इस तरह से उनको निरुत्साहित कर देते हैं। अगर उनके मन में कोई उत्साह भी हो कि मुझे अच्छा रिज़ल्ट करना पड़ेगा, मुझे अच्छे फल दिखाने पड़ेंगे, अपने अभिभावकों को प्रशंसित करना पड़ेगा, तो उनकी जो उत्साह होती है, वो जो उमंग होती है उनकी, वो बिल्कुल निरुत्साहित कर देते हैं शिक्षक अथवा अभिभावकगण। तो इस क्षेत्र में शिक्षक
अभिभावक, शिक्षक तथा अभिभावक, अभिभाविकाओं को भी मतलब पर्याप्त रूप से सावधान होना चाहिए। अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से मतलब निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके मन में उत्साह भरना चाहिए ताकि वो आगे अपनी अब खुद को प्रतिष्ठित कर सके, खुद को सफलता के पथ पर खुद अग्रसर हो सके। तो इस क्षेत्र में अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। तो आगे बढ़ती हूँ, शिक्षक अथवा अभिभावक आजकल फ़ोन की जो प्रचार-प्रसारता है, मोबाइल फ़ोन, उसकी बढ़ रही है, उसकी प्रचार-प्रसारता बढ़ रही है और शिक्षक तथा अभिभावक आजकल फ़ोन में इतने व्यस्त हो रहे हैं कि वो अपने जो विद्यार्थी होते हैं, उनको समय ही नहीं दे पा रहे हैं। इतना व्यस्त होते हैं फ़ोन में, फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इतने ही व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों के लिए उनके वो समय नहीं निकाल पाते। ऐसी कुछ मतलब परिस्थिति होती है। तो जब वो फ़ोन में व्यस्त रहते हैं तो जैसे कि आपने बताया है पहले कि बच्चे अभिभावक अथवा शिक्षक से ही सीखते हैं। जब यदि बच्चे अथवा अभिभावक, शिक्षक फ़ोन पर व्यस्त रहें तो बच्चे उन्हीं से सीखकर फ़ोन में व्यस्त रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल 5-6 साल से ही बच्चे फ़ोन में एक्सपर्ट हो जाते हैं पढ़ाई के बजाय। फ़ोन में कौन-सा आइकन दबाने से क्या आता है, कौन-सा ऑप्शन दबाने से क्या आता है, क्या स्क्रीन पर शो होता है, उनको सब पता है। अभी मैंने एक 5 साल की बच्ची से मतलब मिली थी मैं, उसको मोबाइल के बारे में मतलब सब पता है, सभी इन्फॉर्मेशंस पता है। छोटे-छोटे बच्चे, वो उसकी आयु कितनी है और उसे मोबाइल के ऊपर कितना कुछ पता है। तो इस क्षेत्र में बच्चों को ज़्यादा दोष दिया जाता है कि अभिभावक, शिक्षक तो देखते हैं फ़ोन पर व्यस्त अपना चिपके रहते हैं, लेकिन यह दोष दिया जाता है बच्चों को कि बच्चे ही फ़ोन पर चिपके रहते हैं। उन्हें फ़ोन के अलावा कुछ नहीं आता, हमेशा फ़ोन। कुछ लोग, समाज के लोग ऐसे ही बच्चों को कहते हैं। तो हमेशा बच्चे अभिभावक अथवा शिक्षक से ही सीखते हैं, किसी से देखकर ही तो सीखेंगे बच्चे कि मोबाइल देखना चाहिए भी या नहीं। उन्हें मोबाइल की जो फीचर्स होती हैं, मोबाइल में क्या दबाने से क्या आता है, उन्हें सब कुछ तो अभिभावक से ही पता चला होगा। अभिभावक जब दबाते हैं वो उनको देखते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है इस स्थिति में बच्चों के लिए? दरअसल बिल्कुल चिन्मय, तुम्हारा कहना सही है। अभिभावक ही सिखाते हैं। शुरुआती दौर में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी माता उसको बिजी रखने के लिए फोन थमा देती है, हुँ, ना समझ बच्चे को, और खुद अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे, कंबाइंड फैमिली होते थे। बच्चा दादा के पास खेल रहा है, दादी के पास खेल रहा है, नानी के पास है, नाना के पास है, चाचा ताऊ मामा के पास है, मौसा के पास है। अब तो कोई है ही नहीं। अब तो माता पिता और बच्चा, एकल परिवार। महिला भी क्या करे, उसे अपने और भी काम करने हैं, तो बच्चे को मोबाइल दे देती है और बच्चा बचपन से ही मोबाइल की लत बच्चे को लग जाती है। तो इसके पूरे दोषी गार्जियन ही है। और ये टेक्नोलॉजी का तो जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी नई नई चीजें आप खुद सीखते चले जाएंगे। शुरुआती दौर में आना चाहिए तो निश्चित रूप से, और जो तन स्वास्थ्य के प्रति भी नुकसानदायक है, ये विकिरण होता है, लेकिन हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये मोबाइल के दोषी तो पूर्णतः अभिभावक ही हैं, चाहे परिस्थिति जन्य कारण से हो, चाहे कैसे भी हो। और निश्चित रूप से उन्हीं को इसमें पहल करनी पड़ेगी और उन्हीं को खुद बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग भी कम करना होगा, जिससे कि बच्चे भी उससे प्रेरित ना हो। धन्यवाद सर। यह बात हमें विस्तार से जानने को मिली। असल में अभिभावक ही बच्चे को सिखाते हैं। जब मतलब जो ऑफ़िस जाते हैं, जो महिलाएँ, आजकल की माताएँ, पिताएँ अब ऑफ़िस जाते हैं, उन्हें ऑफ़िस के कामों में बिज़ी रहना पड़ता है, तो वे अपने बच्चे को समय देना भूल जाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। तो इस क्षेत्र में बच्चे क्या करें, वो माताएँ मोबाइल देकर पूरा निश्चिंत होकर काम करते रहते हैं और बच्चे मोबाइल को चला-चला कर बहुत नई-नई बातें जान लेते हैं। उन्हें मोबाइल पर क्या दबाने से क्या आता है
और विशेषकर यूट्यूब में बहुत सी बुरे, अच्छे विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ आते हैं, जिनसे बच्चे उनसे आकर्षित होते हैं कि उन मोबाइल के बिना वे रह नहीं सकते। ऐसी स्थिति आ गई है कि अ, माँ ने मोबाइल छीन लिया और एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। हमारे असम की बिल्कुल रीसेंट केस है, बिल्कुल इन दिनों में ही एक केस है कि एक बच्चे को मोबाइल नहीं मिला था, वो मोबाइल के प्रति इतना आसक्त था और माँ ने बच्चे से मोबाइल छीन लिया, तो इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। बड़े 6th फ्लोर की बिल्डिंग से नीचे देकर आत्महत्या कर डाली। तो आजकल की यह स्थिति बड़ी ही भयानक रूप ले रही है। तो इस क्षेत्र में अभिभावकों को पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए, वरना आजकल के बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाएँगे। बच्चे मोबाइल के बिना रह नहीं पाते। मोबाइल में जो कुछ है, उन्हें सब कुछ पता है, मोबाइल में क्या दबाने से क्या आता है। तो इस क्षेत्र में मोबाइल के बजाय उन्हें अन्य दिशाओं में खेल-कूद या फिर अन्य पुस्तक-पुस्तिकाओं के अध्ययन के क्षेत्र में उन्हें पारंगत बनाना चाहिए, मोबाइल के बजाय। कुछ माताएँ मोबाइल देकर अपने कामों में व्यस्त रहती हैं, तो या उन्हें माताओं को भी ये समझना चाहिए, बच्चा है, बच्चे बहुत कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल में, तो इसलिए उन्हें अन्य काम से बिज़ी कराना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही सर, आपका बहुत-बहुत आभार। तो आगे बढ़ते हैं। एक अधिकारी बतौर आप विभिन्न स्कूलों में जाते होंगे, विभिन्न जिला अथवा नगरों के स्कूल में जाकर आप विभिन्न छात्र-छात्राओं से मिलते होंगे, विभिन्न बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, शिक्षक-शिक्षिकाओं से भी आपका कथोपकथन होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी स्कूल के किसी विद्यार्थी से आप प्रभावित हुए, उसकी कार्यावली या फिर उसके जो वार्तालाप की जो उसका भाव है, उसकी धारणा है, यदि आप उनसे प्रभावित हुए हैं, तो कृपया उस घटना को साझा करने की कृपा करें, हम सभी के सामने। लगभग 10 साल पहली बात है। मैं बागेश्वर में जिला शिक्षा अधिकारी था उन दिनों। तो जब मैं एक विद्यालय में गया, तो मुझे एक बालिका मिली पूजा, कक्षा 10 में। वो बालिका पर्वतारोही बनना चाहती थी और उसने एनसीसी ली हुई थी। घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो मैंने उसके प्रधानाचार्य से पूछा, तो उसने कहा कि सर इसने एनसीसी ली है और एनसीसी की थ्रू ये कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब 2 साल बाद मुझे पता चला, जब बच्ची 12 में थी, कक्षा 12 की परीक्षा उसने नहीं दी, तो मैं गया तो मैंने पूछा कि वो बच्ची तो 12 की परीक्षा दे रही होगी पूजा। तो उसके प्रिंसिपल ने बताया नहीं सर उसका माउंटेनियर के कोर्स के लिए नंबर आया था। तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा तू ड्रॉप कर दे, परीक्षा अगले वर्ष दे लेना, अपनी इच्छा पूरी कर। तो मई के महीने में पता चला उस बालिका ने एवरेस्ट फतेह किया और पूरे स्टेट के न्यूज़पेपर और वो सब भर गए उसके यशोगान में। तो वास्तव में एक बालिका जो एक बड़े निर्धन परिवार की थी और जिसके पास संसाधन भी नहीं थे, लेकिन शिक्षक की मेहनत से, एनसीसी के सहयोग से मात्र 2 साल के अंदर उस बालिका ने 18 वर्ष से भी कम उम्र में एवरेस्ट फतेह किया। तो निश्चित रूप से हमें किसी भी काम का जुनून हमारे लक्ष्य को प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। धन्यवाद सर। उस बच्ची की सफलता से मैं भी बड़ी खुशी हुई, मैं भी बड़ी खुश हुई, विशेषकर उसकी सफलता से जिस तरह उसने बचपन से ही उसने अपना सपना रखा था पर्वतारोहण करने का और सच में उसने वह कर डाली। तो ऐसे ही असल में बच्चों के जीवन में एक संकल्प होनी चाहिए, बचपन से ही एक लक्ष्य होनी चाहिए कि हमें इस लक्ष्य पर पहुँचना चाहिए। पढ़ाई के ज़रिए ही नहीं, सभी विधाओं को जुटाकर, सभी विधाओं में अपना दखल देकर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में एक संकल्प रहना चाहिए। हमारे असमिया में एक उक्ति है कि लक्ष्यविहीन जीवन एखन नाव डरे। अर्थात जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं है, वो जो नाव पे जो होते हैं, ऐसे नदी को करने में मुझे नाम नहीं पता हिंदी में एग्ज़ैक्ट, तो कुछ ऐसा ही होता है। मतलब नाव में वो नहीं होता या फिर नाविक नहीं होते, तो बच्चों जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं होते, उनका जीवन भी उसी नाव की तरह है, नाविक विहीन नाव। तो
आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो उस बच्ची को भी यहीं से मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ यह सफलताएँ अर्जन करने के लिए और सभी बच्चों को असल में यही एक संकल्प रहना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने का। तो धन्यवाद सर। आजकल देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन की लाभ और हानि दोनों ही हैं। मोबाइल फ़ोन को बच्चे, अभिभावक या शिक्षक जो भी हो, सीमित रूप से व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक घटना आप सबके सामने साझा की कि एक 19 साल का लड़का था वो, उसने आत्महत्या कर डाली। माँ ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसने आत्महत्या कर डाली कि मैं फ़ोन के बिना नहीं जी पाऊँगा। तो इस तरह की स्थिति जब खड़ी हो रही है, तो आप ही सोचिए, आप ही धारणा कीजिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था या फिर हमारे जो जनजीवन कितना भयंकर होता जा रहा है। जो विद्यार्थी जीवन मोबाइल के बिना रह नहीं पाते और जो विद्यार्थियों की जो जीवन है, वो बड़े ही भयंकर रूप से ग्रसित है मोबाइल फ़ोन से। आसक्त है, वो मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए सभी लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन लाभ और हानि दोनों ही हैं। उसे एक सीमा के अंदर अगर हम उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, तब मोबाइल की जो हानि होती है, उससे हम बच सकते हैं और मोबाइल का अच्छे लाभ उठा सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं बाल प्रहरी का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं मोबाइल वैसे भी मैं नहीं देखती थी, लेकिन कुछ दिनों से मतलब देखती थी, उतना भी आसक्त नहीं थी और जब मुझे पता चला मैं बाल प्रहरी से जुड़ी, तब मतलब मोबाइल में क्यों देखती हूँ, मोबाइल में बाल प्रहरी की एक नोटिफ़िकेशन प्राप्त करने के लिए मैं मोबाइल देखती हूँ। बाल प्रहरी में किस दिन क्या कार्यशालाएँ होती, आजकल समय नहीं मिलता करने के लिए। तो मतलब पहले जब मैं जुड़ी थी प्रारंभ में, तो एक बाल प्रहरी की एक मैसेज मतलब उदय केवला सर जी की एक कार्यशाला की एक मैसेज प्राप्त करने के लिए ही मैं मोबाइल को खोलती हूँ कि माँ मुझे मोबाइल दो, मुझे बाल प्रहरी का ग्रुप देखना है यदि कोई कार्यशाला की मतलब अनाउंसमेंट हो तो। तो मैं बाल प्रहरी की कार्यशाला की एक अनाउंसमेंट देखने के लिए ही मैं मोबाइल खोलती हूँ। तो इस क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं यह बाल प्रहरी एक ऐसा मंच बच्चों को दे रहे हैं कि मोबाइल के सदुपयोग के ज़रिए, मोबाइल का दुरुपयोग नहीं, मोबाइल को एक सीमा के अंदर रखकर मोबाइल का सदुपयोग करने की एक अच्छे प्रयास की है बाल प्रहरी ने, उदय केवला सर जी ने। तो बाल प्रहरी का यह प्रयास है कि बच्चों को ताकि बच्चे खाली समय खाली नहीं बैठे, उन्हें अगर देखना भी हो तो मोबाइल में कोई यूज़फुल चीज़ देखें। कोई अच्छा काम करे, अपना खाली समय किसी अच्छे काम में बिताए और मोबाइल का दुरुपयोग ना करें। इसी प्रयास से बाल प्रहरी का जन्म हुआ। तो इस क्षेत्र में बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में बच्चों के सर्वांगीण जो विकास हो रहा है, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा भी बहुत विकास हो रहा है। हिंदी बोलने के क्षेत्र में मैं पहले से अच्छी हिंदी बोल पा रही हूँ। मेरे आप सबने मेरी प्रस्तुतियाँ देखी हैं, मैं पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी हिंदी बोलने में। तो बाल प्रहरी के ज़रिए बच्चों की जो सर्वांगीण विकास हो रही है, जो सभी दिशाओं में वो अपनी दखल दे रहे हैं, वो पढ़ाई को छोड़कर भी अन्य गीत हो, वाद्य हो, नृत्य हो, रचनात्मक जो उनकी विधाएँ हैं, रचनात्मक विकास हो रही हैं उनकी। तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि बाल प्रहरी के ज़रिए किस तरह बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है? मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाल प्रहरी किस प्रकार योगदान जुटा रही है? बिल्कुल सही, बाल प्रहरी का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम सर्वांगीण विकास की बात करें, सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में, लोक भाषा के क्षेत्र में, भजन गायन के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में चाहें, संस्कृत श्लोक वाचन, बहुत सारी बातें निश्चित रूप से बाल प्रहरी को विशिष्ट बनाती है और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज हम 1400वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 1303 पड़ाव पूरे हो चुके। ऑनलाइन कार्यशाला के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। और देखो, प्रत्येक का नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। विज्ञान का भी लाभ भी है, हानि भी है। जब विज्ञान ने जो है परमाणु बम बनाए, वहीं फ्रिज, टीवी और ये सारी चीजें बनाई, वायुयान बनाए, कारें बनाई हमारे यातायात को सुगम बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से मोबाइल की बात करते हैं
तो यदि मोबाइल का सदुपयोग देखा जाए तो इस तरह की शिक्षाप्रद कार्यशालाओं के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम ऑनलाइन ऐसे समय में भी कोरोना काल में भी बहुत अच्छा लाभ रहा, वर्तमान में लाभ चल रहा है और निश्चित रूप से ये बाल प्रेरिकी कार्यशालाएं बहुत ही उपादेय हैं, लाभकारी हैं और बच्चे इनमें भाग लेकर प्रतिभा के कर रहे हैं और प्रतिभा करने के बाद में सुस्पष्ट परिणाम भी देख रहे हैं और वो राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर तक भी प्रतिभा कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कहीं ना कहीं उदय किरोला जी का और बाल प्रेरिकी इन कार्यशालाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाल प्रेरिकी कार्यशालाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं और एक कवि ने जैसे कहा था वो इन पे बिल्कुल सही सिद्ध होता है, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे हैं घाव करे गंभीर। माइक ऑन करो चिन्मयी, माइक ऑन करो अपना। चिन्मयी माइक बंद है शायद तुम्हारा। जी सर, अब आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। धन्यवाद सर, आपके जरिए हमें बाल प्रेरिकी के योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक पता चला। इस क्षेत्र में असल में किरोड़ा सर का भी बहुत बहुत योगदान है बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो हम कार्यशाला के अंतिम समय पर्याय पर आ चुके हैं, अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। तो सरस्वती का मैं आपका बहुत-बहुत आभार करती हूँ, सर का बहुत-बहुत आभार करती हूँ कि आपके साथ मुझे प्रत्यक्षतः बात करने का अवसर मिला। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके मार्गदर्शन के ज़रिए ही असल में मैं आज इस मंच पर इतनी बड़ी कार्यशाला में मतलब खुद को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ और इसी कड़ी में मैं सारस्वत सर का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन किया और हिंदी बोलने के क्षेत्र में आपने मुझे बहुत प्रेरित किया, प्रेरणा दिया। धन्यवाद आपका। तो अंतिम में मैं कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। तो बाल प्रेरिकी की जो प्रतिदिन जो कार्यशालाएँ होती हैं, तो आप उसमें हमेशा जुड़ते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, शिक्षा के तौर पर हो या फिर शिक्षा हो और भजन गायन, सामान्य ज्ञान, नृत्य, गीत सभी विधाओं में आप बच्चों को प्रेरित करते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं, हमेशा की तरह। तो आज आपसे प्रत्यक्षतः बात करने का मुझे अवसर मिला है। तो आज आप इस साक्षात्कार के ज़रिए जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे साक्षात्कार को देख रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भी एक दिन साक्षात्कार करूँगी इस तरह बड़े-बड़े लोगों का या फिर बड़े-बड़े लोगों के साथ मैं प्रत्यक्षतः बात करूँगी, उनकी इंटरव्यू लूँगी। जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, शायद उनके मन में भी यह मतलब आकांक्षाएँ हैं कि वो भी एक दिन ऐसे साक्षात्कार करेंगे, मैं भी साक्षात्कार करूँगी, इस तरह बड़े लोगों के साथ बैठकर प्रत्यक्षतः। तो ऐसी स्थिति में आप आज इस इंटरव्यू के ज़रिए हमारे जो नवज्योति से उद्भाषित जो हमारे बच्चे हैं, जो अपने सपनों के पीछे दौड़ते चले हैं, तो आप उन बच्चों को मतलब आपके द्वारा मतलब क्या उपदेश देना चाहेंगे? उन्हें क्या परामर्श देना चाहेंगे उनकी जीवन पर? आदरणीय सारस्वत सर। हाँ चिन्मयी, मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत हो रही है जी। कि बच्चों आगे बढ़ो, पढ़ाई और खेल में संतुलन रखो। पूरा जीवन आगे बढ़ने के लिए आपकी राह देख रहा है। धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप रोज़ हम बच्चों को प्रेरित करते हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से असल में नेट की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है और आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। तो आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं और आज इस कार्यशाला में जुड़ने का जो मुझे अवसर प्रदान किया है किरोड़ा सर ने, मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद देती हूँ और व्यक्तिगत तौर पर सारस्वत सर का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हीं के ज़रिए मुझे आज की इस कार्यशाला में खुद को रिप्रेज़ेंट करने का, उनके साथ प्रत्यक्षतः बात करने का अवसर मिला। तो इस कार्य में मैं बहुत खुश हूँ और खुद को गर्वित महसूस कर रही हूँ कि मैंने जीवन में पहली बार किसी का साक्षात्कार लिया है, ऑनलाइन माध्यम से ही हो
ऑनलाइन माध्यम से ही हूँ। मैंने पहली बार जीवन में इतनी बड़ी कार्यशाला की मैं साक्षी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बाल प्रेरी की यह प्रयास सदैव हमारे लिए स्मरणीय है, सदैव प्रशंसनीय है और इसी कड़ी में मैं क्रोला सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरी यह आशा है कि बाल प्रेरी इसी तरह आगे बढ़ जाए, ऑफ़लाइन हो, ऑनलाइन हो, सभी क्षेत्रों में बाल प्रेरी अपनी प्रचार करे। उदय केवला सर बाल प्रेरी को इसी तरह आगे बढ़ाते ले जाएँ क्योंकि हम बच्चों के परम मित्र हैं, केवला सर हम सबको पता है। तो उनकी धन्यवाद करती हूँ और आज के इस कार्यशाला में मैं सारस्वत सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि असल में मैं प्रतिदिन कार्यशालाओं में जुड़ नहीं पाती हूँ आजकल मुझे समय नहीं मिलता। लेकिन पहले मैं कार्यशालाओं से जुड़ती थी और रोज़ मैं सारस्वत सर जी का आशीष वचन एवं प्रेरणा वचन सुनती थी और वो जब मैं संचालन करती हूँ किसी कार्यशाला की तब सारस्वत जी मुझे रोज़ प्रेरित करते हैं कि तुम इस तरह हिंदी बोलती रहो, हिंदी में तुम्हारी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तुम गैर हिंदी भाषी के होने के नाते भी तुमने बहुत अच्छी हिंदी बोली है। तो इस पर मैं खुद बहुत पुलकित हो जाती हूँ कि असल में सच में मेरी हिंदी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है बाल प्रहरी से जुड़ने के बाद और मैं अपनी स्कूल में भी बहुत सी प्रतियोगिताएँ या फिर बहुत सी कार्यशालाओं में भाग लेती हूँ और सब मेरी प्रशंसा करते हैं कि तुम इतनी हिंदी अच्छी बोलती हो कि मतलब हम लोगों की अच्छा लग जाता है। जो हम मेरे हिंदी टीचर्स हैं, वो लोग भी मुझसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि हमें एक ब्रिलियंट स्टूडेंट मिला है। चिन्मयी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हिंदी हो, किसी भी क्षेत्र में वो अपनी पकड़ अच्छी उसकी अच्छी पकड़ है। तो मैं बाल प्रहरी को इस क्षेत्र में बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नमन करती हूँ इस मंच को और अंतिम पड़ाव पर हम पहुँच चुके हैं। तो एक बार पुनः सबका स्वागत करते हैं सबका अभिनंदन करते हुए और सभी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकालकर इस साक्षात्कार को सुना। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए मैं यह मंच हमारे आदरणीय बाल मित्र, परम मित्र श्रीमान उदय किराला सर जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। जी। अ, धन्यवाद दोस्त, आपने बहुत सुंदर चिन्मयी जी बहुत सुंदर संचालन किया और मन गदगद हो गया और आपने बहुत सुंदर है मेरे को धन्यवाद ये सर। लग भी रहा था कि आप इस कार्यक्रम का शुरुआत करें और इस साक्षात्कार को हम भविष्य में भी जारी रखेंगे और शुरुआत हम गैर हिंदी क्षेत्र से करना चाहते हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूँ आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने मित्रों को बताना मेरी आज चिन्मयी से बातचीत हुई तो चिन्मयी जी के यहाँ कक्षा 9 का बोर्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ 10 का बोर्ड होता है, उनके यहाँ उन्होंने बताया कि 9 का बोर्ड होता है, तो इसलिए वो आजकल ज़्यादा जी। समय नहीं निकाल पा रही हैं। तो मैं एक बार आदरणीय आकाश शाश्वत सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी व्यस्त समय निकाल करके हमें दिया। तो एक बार आप सभी मित्रों का आभार, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे और ऐसे जागरूक बच्चों को इस पटल पर जोड़कर इस पटल को संबल प्रदान करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि।